Good morning, students. Welcome to online classes. St. Angel's Public School, Bagpat, Standard 10th, Subject SST, Unit History, Chapter number 1st, The Rise of Nationalism in Europe. The French Revolution and the Idea of the Nation. फ्रांस की क्रांति और एक राष्ट्र का विचार. During the 19th century, nationalism, which emerged with the French Revolution of 1789, brought about drastic changes in the political and economic world of the Europe. तो 19वीं शताब्दी के दौरान राष्ट्रवाद, जो फ्रांस की क्रांति जो 1789 में हुई, उसके बाद बहुत सारे बदलाव, खास तौर से राजनीतिक और आर्थिक बदलाव पूरे यूरोप में देखने को मिले. आफ्टर 1789, फ्रांस बिकम ए टेरिटोरियल स्टेट अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्च. तो 1789 में फ्रांस में जो क्रांति हुई, उसके बाद फ्रांस एक निरंकुश राजा के शासन में था, एक पूर्णतः टेरिटोरियल स्टेट बन चुका था. द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस ब्रॉट बाय द न्यू गवर्नमेंट led to the transfer of sovereignty from the monarchy to the body of the French citizens. तो राजनीतिक और जो संवैधानिक बदलाव हुए, जो नई सरकार द्वारा लाए गए, उसके बाद जो पावर थी वो राजा के हाथों से ट्रांसफ़र होकर फ्रांस के नागरिकों के पास पहुंच गई. द फ्रेंच रेवोल्यूशन प्रोक्लेम डैट इट वाज द पीपल हु कॉन्स्टिट्यूट द नेशन. ये जो फ्रांस की क्रांति थी, उसने कहा कि जो देश की किस्मत होती है वो लोगों के हाथों में होती है. एंड सेक इट्स डेस्टिनी. जो देश की जनता है वो राष्ट्र की किस्मत का निर्माण भी कर सकते हैं, उसे बदल भी सकते हैं. मैनी न्यू रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस विच क्रिएटेड ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग्स्ट द फ्रेंच पीपल. तो बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए, बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए जिन्होंने लोगों के अंदर एक कलेक्टिव आइडेंटिटी, सामूहिक पहचान पैदा करने में मदद की. फ्रांस के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने के लिए कुछ प्रयास किए गए. जैसे सबसे पहले द इंट्रोडक्शन ऑफ ला पैट्री द फादरलैंड. उन्होंने अपने देश को एक पितृभूमि का दर्जा दिया. एंड ली सिटियोनी द सिटीजन emphasize the nation of a united community enjoy equal rights under a constitution. साथ ही साथ राजा और प्रजा वाला जो सिस्टम था, उसके स्थान पर देश में रहने वाले लोगों को नागरिक का दर्जा दिया गया और इस बात पर जोर दिया गया कि एक संयुक्त समुदाय स्थापित हो जहां पर रहने वाले सभी लोग समान अधिकार एक संविधान के तहत इस्तेमाल करें. ए न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राइकलर वाज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड. इसके अलावा देश के लिए एक नया तिरंगा, 3 रंगों का एक नया झंडा चुना गया टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड. जो पहले राजाओं का झंडा था उसके स्थान पर. द स्टेट्स जनरल वर इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम द नेशनल असेंबली. और स्टेट जनरल्स को के लिए चुनाव कराए गए और जिसको चुनने के लिए एक एक्टिव सिटीजन्स की बॉडी तैयार की गई और स्टेट जनरल्स का नाम बदलकर नेशनल असेंबली किया गया. न्यू हिम्स वेर कंपोज्ड, ऑथ्स टेकन एंड मार्चास कॉमरेटेड ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन. और देश के मान सम्मान में नए नए गीत, कसम और शपथ, इन सबको तैयार किया गया. सब राष्ट्र के नाम पर थे. ए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वाज पुट इन प्लेस एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल सिटीजन विद इन इट्स टेरिटरी. और एक केंद्र शासित शासन की व्यवस्था की गई जहां पर सभी के लिए समान कायदे कानून नियम बनाए गए. इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वेर एबॉलिस्ड. जो आंतरिक कर थे उन सब को हटाया गया. सामानों के आने जाने पर जो भी टैक्सेस लगते थे उन सब को हटा दिया गया और इनके स्थान पर ए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर वॉज एडॉप्टेड. एक समान रूप
व्यवस्था की गई, जहाँ पर नापने और तौलने के जो पहले अलग अलग यूनिट्स हुआ करती थी, उनके स्थान पर उनको यूनिफाइड किया गया। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज एंड फ्रेंच बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। और क्षेत्रीय भाषाएं जो लोगों द्वारा बोली जाती थी, उसके स्थान पर फ्रेंच भाषा को एक कॉमन भाषा के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। द रेवोल्यूशनरी फर्दर डिक्लेयर्ड दैट इट वाज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म, इन अदर वर्ड टू हेल्प अदर पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम नेशन। ये जो फ्रांस के क्रांतिकारी थे, इन्होंने इस बात का भी घोषणा की कि ये फ्रांस का एक मिशन है, या उसकी किस्मत है कि फ्रांस यूरोप के जो बाकी देश हैं जो निरकुंज शासन में हैं, उन्हें भी आज़ाद कराएंगे, स्वतंत्र कराएंगे, या दूसरे शब्दों में कहें तो यूरोप के बाकी देशों के लोगों की भी वो मदद करेंगे। When the news of the French Revolution and various reform introduced in France reached other part of Europe, people were excited. और जब फ्रांस की क्रांति का समाचार और फ्रांस में जो विभिन्न बदलाव किए गए उनकी खबर यूरोप के दूसरे हिस्सों तक पहुंची, तो वो लोग भी काफ़ी उत्साहित हुए। They started setting up Jacobin clubs on the line of French clubs. The activity and campaign prepared the way for the French army, which moved to Holland, Belgium, Switzerland and Italy. तो यूरोप के विभिन्न देशों में भी जैकोबिन क्लब्स बनने शुरू हो गए, जैसे फ्रांस के अंदर बने। और इन जैकोबिन क्लब्स ने फ्रांस की सेना की मदद की जब ये फ्रांस की सेना हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और इटली में पहुंची। द फ्रेंच आर्मीज वेर कैरिंग द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इन ऑल पार्ट्स ऑफ यूरोप। ये फ्रांस की सेना अपने साथ राष्ट्रवाद का संदेश लेकर यूरोप के अलग अलग हिस्सों में पहुंच रही थी। नेपोलियन प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्प्रेडिंग द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इन मैनी पार्ट ऑफ यूरोप। अब नेपोलियन की बात करें तो नेपोलियन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस राष्ट्रवाद के विचार को यूरोप के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाने में। दो नेपोलियन डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी बाय इंट्रोड्यूसिंग मोनार्ची इन फ्रांस, but in the administrative field he incorporated revolutionary principle in order to make the whole system more rational and efficient. हालांकि आगे चल के नेपोलियन ने जो लोकतंत्र फ्रांस में स्थापित हुआ था उसको बर्बाद किया और खुद वहाँ का मोनार्च राजा बन बैठा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में जो बदलाव उन्होंने किए वो काफ़ी महत्वपूर्ण थे। ही इंट्रोड्यूस नेपोलियनिक कोड टू प्रमोट द सेंस ऑफ नेशनलिज्म। तो नेपोलियन ने नेपोलियनिक कोड फ्रांस के अंदर स्थापित किए ताकि लोगों में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ सके। नेपोलियनिक कोड नेपोलियन द्वारा किए गए बदलाव। दिस वेर फ्रेंच सिविल कोड इंट्रोड्यूस बाय नेपोलियन टू स्टैब्लिश रूल ऑफ लॉ। एबोलिशमेंट ऑफ प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ। सबसे पहले नेपोलियन ने जो बदलाव किए उनकी बात करते हैं तो पॉइंट नंबर 1 है, he did away with the privileges based on birth, established equality before the law and secured the right to property. तो जन्म के आधार पर जो लोगों को विशेष अधिकार मिले हुए थे वो सब समाप्त कर दिए गए, कानून की नज़र में सब बराबर हो गए और राइट टू प्रॉपर्टी भी लोगों को दिया गया, संपत्ति का अधिकार भी लोगों को दिया गया। सिंप्लीफिकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन इन मैनी पार्ट्स लाइक इन द डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड, इटली एंड जर्मनी। तो नेपोलियन ने जो प्रशासन व्यवस्था थी उसे भी काफ़ी सिंपल बनाया। यहाँ पे कुछ प्लेसेस दी हैं डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड में, इटली और जर्मनी में। ही एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीसेंट्स फ्रॉम सर्फडम एंड मैनोरियल ड्यूज। नेपोलियन ने जो किसान या मजदूर थे जो फ्यूडल सिस्टम के नीचे दबे हुए थे उनको स्वतंत्र कराया, आज़ाद कराया, साथ ही साथ सर्फडम वाली प्रथा को भी समाप्त किया और इन लोगों पर जो कर था, टैक्स था, वो भी माफ़ कर दिया। सर्फडम और फ्यूडल सिस्टम ये प्राचीन समय में यूरोप में फॉलो किए जाते थे, जहाँ पर छोटे किसानों को या जो लोग जिनके पास खेती की ज़मीन नहीं हुआ करती थी, ये बड़े
लैंडलॉर्ड्स के यहाँ पर उनके सारे काम क्या करते थे, खेती वगैरह का भी काम करते थे, और उसके बदले इन लोगों को थोड़ी बहुत ज़मीन दी जाती थी जिस पर ये अपनी ज़रूरतों के लिए फसल उगाया करते थे। तो ये सारे सिस्टम नेपोलियन द्वारा समाप्त कर दिए गए। We will discuss the chapter further in next online class. Till then, stay connected. Have a nice day. Thank you.